महापुरुष। किस एहसान को उतारना चाहते थे प्रोफेसर रवि? प्रोफेसर गौतम के साथ व्यवसाय प्रबंधन कोर्स का शोधपत्र लिख रहा था। उसका PhD करने का विचार था। भारत से 15 महीने पहले उच्च शिक्षा के लिए वह मॉन्ट्रियल आया था। उसने मॉन्ट्रियल में मेहनत तो बहुत की थी, परंतु परीक्षाओं में अधिक सफलता नहीं मिली। मॉन्ट्रियल की भीषण सर्दी, भिन्न संस्कृति और रहन सहन का ढंग, माता पिता पर अत्यधिक आर्थिक दबाव का एहसास, इन सब कारणों से रवि यहां अधिक जम नहीं पाया था। वैसे उसे असफल भी नहीं कहा जा सकता, परंतु PhD में आर्थिक सहायता के साथ प्रवेश पाने के लिए उसके व्यवसाय प्रबंधन की परीक्षा के परिणाम कुछ कम उतरते थे। रवि ने प्रोफेसर गौतम से PhD के लिए प्रवेश पाने और आर्थिक मदद के लिए जब कहा तो उन्होंने उसे कुछ आशा नहीं बंधाई। वे अपने विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालयों के बारे में काफी जानकारी रखते थे। रवि के पास व्यवसाय प्रबंधन कोर्स समाप्त करके भारत लौटने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। रवि प्रोफेसर गौतम से जब भी उनके विभाग में मिलता, वे उसको मुश्किल से आधे घंटे का समय ही दे पाते थे, क्योंकि वे काफी व्यस्त रहते थे। रवि को उनको बार बार परेशान करना अच्छा भी नहीं लगता था। कभी कभी सोचता कि कहीं प्रोफेसर यह न सोच ले कि वह उनके भारतीय होने का अनुचित फायदा उठा रहा है। एक बार रवि ने हिम्मत करके उनसे कह ही दिया, साहब, मुझे किसी भी दिन 2 घंटे का समय दे दीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तुम मुझे परेशान थोड़े ही करते हो, यहां तो विभाग में 2 घंटे का एक बार में समय निकालना कठिन है। उन्होंने अपनी डायरी देखकर कहा, परंतु ऐसा करो, इस इतवार को दोपहर खाने के समय मेरे घर आ जाओ। फिर जितना समय चाहो मैं तुम्हें दे पाऊंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। आप क्यों परेशान होते हैं? रवि को प्रोफेसर गौतम से यह आशा नहीं थी कि वे उसे अपने निवास स्थान पर आने के लिए कहेंगे। अगले इतवार को 12 बजे पहुंचने के लिए प्रोफेसर गौतम ने उससे कह दिया था। प्रोफेसर गौतम का फ्लैट विश्वविद्यालय के उनके विभाग से मुश्किल से 1 फरलांग की दूरी पर ही था। उन्होंने पिछले साल ही उसे खरीदा था। पिछले 22 सालों में उनके देखते देखते मॉन्ट्रियल शहर कितना बदल गया था। विभाग में व्याख्याता के रूप में आए थे और अब कई वर्षों से प्राध्यापक हो गए थे। उनके विभाग में उनकी बहुत साख थी। सब कुछ बदल गया था, पर प्रोफेसर गौतम की जिंदगी वैसी की वैसी ही स्थिर थी। अकेले आए थे शहर में और 3 साल पहले उनकी पत्नी उन्हें अकेला छोड़ गई थी। वह कैंसर की चपेट में आ गई थी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात अकेले बड़े घर में रहना उन्हें बहुत खलता था। घर की मालकिन ही जब चली गई, तब क्या करते उस घर को रखकर। 18 साल से ऊपर बिताए थे उन्होंने उस घर में अपनी पत्नी के साथ। सुख दुख के क्षण अक्सर याद आते थे उनको। रोड घर में किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रही, पर उस घर ने कभी किसी बच्चे की किलकारी नहीं सुनी। इसका पति पत्नी को काफी दुख रहा। अपनी संतान को सीने से लगाने में जो आनंद आता है, उस आनंद से सदा ही दोनों वंचित रहे। पत्नी के देहांत के बाद 1 साल तक तो प्रोफेसर गौतम उस घर में ही रहे, पर उसके बाद उन्होंने घर बेच दिया और साथ में ही कुछ गैरजरूरी सामान भी आने जाने की सुविधा का ख्याल कर उन्होंने अपना फ्लैट विभाग के पास ही खरीद लिया। अब तो उनके जीवन में विभाग का काम और शोध ही रह गया था। भारत में भाई बहन थे, पर वे अपनी समस्याओं में ही इतने उलझे हुए थे कि उनके बारे में सोचने की किसको फुर्सत थी। हाँ, बहनें रक्षाबंधन और भैया दूज का टीका जब भेजती थीं तो 1 पृष्ठ का पत्र लिख देती थीं। प्रोफेसर गौतम ने रवि के आने के उपलक्ष्य में सोचा कि उसे भारतीय खाना बनाकर खिलाया जाए। वे खुद तो दोपहर और शाम का खाना विश्वविद्यालय की कैंटीन में ही खा लेते थे। शनिवार को प्रोफेसर भारतीय गल्ले की दुकान से कुछ मसाले और सब्जियां लेकर आए। पत्नी की बीमारी के समय तो वे अक्सर खाना बनाया करते थे, पर अब उनका मन ही नहीं करता था अपने लिए कुछ भी झंझट करने को। रोड बस जिए जा रहे थे, केवल इसलिए कि जीवन ज्योति अभी बुझी नहीं थी। उन्होंने एक तरकारी और दाल बनाई थी। कुलचे भी खरीदे थे। उन्हें तो बस गरम ही करना था। चावल तो सोचा कि रवि के आने पर ही बनाएंगे। रवि ने जब उनके फ्लैट की घंटी बजाई तो 12 बजकर कुछ सेकंड ही हुए थे। प्रोफेसर गौतम को बड़ा अच्छा लगा, यह सोचकर कि रवि समय का कितना पाबंद है। रवि थोड़ा हिचकिचा रहा था। प्रोफेसर गौतम ने कहा, यह विभाग का मेरा दफ्तर नहीं, घर है।
यहाँ तुम मेरे मेहमान हो, विद्यार्थी नहीं। इसको अपना ही घर समझो। रवि अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करता, पर गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसे बदल सकता था। वह प्रोफेसर के साथ रसोई में आ गया। प्रोफेसर ने चावल बनने के लिए रख दिए। आप इस फ्लैट में अकेले रहते हैं? रवि ने पूछा। हाँ, मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले देहांत हो गया, उन्होंने धीमे से कहा। रवि रसोई में खाने की मेज के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों ही चुप थे। प्रोफेसर गौतम ने पूछा, जब तक चावल तैयार होंगे तब तक कुछ पियोगे? क्या लोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। हाँ, अगर हो तो कोई जूस दे दीजिएगा। प्रोफेसर ने रेफ्रिजरेटर से संतरे के रस से भरी एक बोतल और एक बियर की बोतल निकाली। जूस गिलास में भरकर रवि को दे दिया और बियर खुद पीने लगे। कुछ देर बाद चावल तैयार हो गए। उन्होंने खाना खाया। कॉफी बनाकर वे बैठक में आ गए। अब काम करने का समय था। रवि अपना बैग उठा लाया। उसने 89 पृष्ठों की रिपोर्ट लिखी थी। प्रोफेसर गौतम रिपोर्ट का कुछ भाग तो पहले ही देख चुके थे, उसमें रवि ने जो संशोधन किए थे वे देखे। रवि उनसे अनेक प्रश्न करता जा रहा था। प्रोफेसर जो भी उत्तर दे रहे थे, रवि उनको लिखता जा रहा था। रवि की रिपोर्ट का जब आखिरी पृष्ठ आ पहुंचा तो उस समय शाम के 5 बज चुके थे। आखिरी पृष्ठ पर रवि ने अपनी रिपोर्ट में प्रयोग में लाए संदर्भ लिख रखे थे। प्रोफेसर को लगा कि रवि ने कुछ संदर्भ छोड़ रखे हैं। वे अपने अध्ययन कक्ष में उन संदर्भों को अपनी किताबों में ढूंढने के लिए गए। प्रोफेसर को गए हुए 15 मिनट से भी अधिक समय हो गया था। रवि ने सोचा शायद वे भूल गए हैं कि रवि घर में आया हुआ है। वह अध्ययन कक्ष में आ गया। वहां किताबें ही किताबें थीं। एक कंप्यूटर भी रखा था। अध्ययन कक्ष की तुलना में प्रोफेसर के विभाग का दफ्तर कहीं छोटा पड़ता था। प्रोफेसर ने एक निगाह से रवि को देखा, फिर अपनी खोज में लग गए। दीवार पर प्रोफेसर की डिग्रियों के प्रमाण पत्र फ्रेम में लगे थे। प्रोफेसर गौतम ने न्यूयॉर्क से PhD की थी। भारत से उन्होंने MSc कानपुर से की थी। साहब, आपने MSc कानपुर से की थी? मेरे नानाजी वहीं पर विभागाध्यक्ष थे, रवि ने पूछा। प्रोफेसर 3 से 4 किताबें लेकर बैठक में आ गए। क्या नाम था तुम्हारे नानाजी का? रामकुमार, रवि ने कहा। उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। 1 साल मैंने वहां पढ़ाया भी था। तब तो शायद आपने मेरी माताजी को भी देखा होगा, रवि ने पूछा। शायद देखा होगा एक आध बार, प्रोफेसर ने बात पलटते हुए कहा। देखो, तुम ये पुस्तकें ले जाओ और देखो कि इनमें तुम्हारे मतलब का कुछ है कि नहीं। रवि कुछ मिनट और बैठा रहा। 6 बजने को आ रहे थे। लगभग 6 घंटे से वह प्रोफेसर के फ्लैट में बैठा था। पर इस दौरान उसने लगभग 1 महीने का काम निपटा लिया था। प्रोफेसर का दिल से धन्यवाद कर उसने विदा ली। रवि के जाने के बाद प्रोफेसर को बरसों पुरानी भूली बिसरी बातें याद आने लगीं। वे रवि के नाना को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के विभाग में MSc के पश्चात वे व्याख्याता के पद पर काम करने लगे थे। उन्हें दिल्ली में द्वितीय श्रेणी में प्रवेश नहीं मिल पाया था, इसलिए वे कानपुर पढ़ने आ गए थे। उस समय कानपुर में ही उनके चाचाजी रह रहे थे। 1 साल बाद चाचाजी भी कानपुर छोड़कर चले गए, पर उन्हें कानपुर इतना भा गया कि MSc भी वहीं से कर ली। उनकी इच्छा थी कि किसी भी तरह से विदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएं। MSc में भी उनका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा नहीं था, जिसके बूते पर उनको आर्थिक सहायता मिल पाती। फिर सोचा, 1-2 साल तक भारत में अगर पढ़ाने का अनुभव प्राप्त कर लें तो शायद विदेश में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। उन्हीं दिनों कॉलेज के एक व्याख्याता को विदेश में पढ़ने के लिए मौका मिला था, जिसके कारण गौतम को अस्थायी रूप से कॉलेज में ही नौकरी मिल गई। वे पैसे जोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। विदेश जाने के लिए माता पिता की तरफ से कम पैसा मांगने का उनका ध्येय था। विभागाध्यक्ष रामकुमार भी उनसे काफी प्रसन्न थे। वे उनके भविष्य को संवारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दिन रामकुमार ने गौतम को अपने घर शाम की चाय पर बुलाया। रवि की मां उमा से गौतम की मुलाकात उसी दिन शाम को हुई थी। उमा उन दिनों BA
कर रही थी। देखने में बहुत ही साधारण थी। रामकुमार उमा की शादी की चिंता में थे। उमा विभागाध्यक्ष की बेटी थी, इसलिए गौतम अपनी ओर से उसमें पूरी दिलचस्पी ले रहा था। वह बेचारी तो चुप थी, पर अपनी ओर से ही गौतम प्रश्न किए जा रहा था। कुछ समय पश्चात उमा और उसकी मां उठकर चली गईं। रामकुमार ने तब गौतम से अपने मन की इच्छा जाहिर की। वे उमा का हाथ गौतम के हाथ में थमाने की सोच रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर गौतम चाहे तो वे उसके माता पिता से बात करने के लिए दिल्ली जाने को तैयार थे। सुनकर गौतम ने बस यही कहा, आपके घर नाता जोड़कर मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। पिताजी और माताजी की यही जिद है कि जब तक मेरी छोटी बहन के हाथ पीले नहीं कर देंगे, तब तक मेरी शादी की सोचेंगे भी नहीं। उसने बात को टालने के लिए कहा, वैसे मेरी हार्दिक इच्छा है कि विदेश जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करूं, पर आप तो जानते ही हैं कि मेरे MSc में इतने अच्छे अंक तो आए नहीं कि आर्थिक सहायता मिल जाए। तुमने कहा क्यों नहीं? मेरा एक जिगरी दोस्त न्यूयॉर्क में प्रोफेसर है। अगर मैं उसको लिख दूं तो वह मेरी बात टालेगा नहीं, रामकुमार ने कहा। आप मुझे उमाजी का फोटो दे दीजिए, माता पिता को भेज दूंगा। उनसे मुझे अनुमति तो लेनी ही होगी। पर वे कभी भी नहीं करेंगे, गौतम ने कहा। रामकुमार खुशी खुशी घर के अंदर गए। लगता था जैसे वहां खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुछ ही देर में वे अपनी पत्नी के साथ उमा का फोटो लेकर आ गए। उमा तो लाजवश कमरे में नहीं आई। उसकी मां ने एक डब्बे में कुछ मिठाई गौतम के लिए रख दी। पति पत्नी अत्यंत स्नेह भरी नजरों से गौतम को देख रहे थे। अपने कमरे में पहुंचते ही गौतम ने न्यूयॉर्क के उस विश्वविद्यालय को प्रवेश पत्र और आर्थिक सहायता के लिए फार्म भेजने के लिए लिखा। दिल्ली जाने से पहले वह एक बार और उमा के घर गया। कुछ समय के लिए उन लोगों ने गौतम और उमा को कमरे में अकेला छोड़ दिया था, परंतु दोनों ही शर्माते रहे। गौतम जब दिल्ली से वापस आया तो रामकुमार ने उसे विभाग में पहुंचते ही अपने कमरे में बुलाया। गौतम ने उन्हें बताया कि माता पिता दोनों ही राजी थे इस रिश्ते के लिए, परंतु छोटी बहन की शादी से पहले इस बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करना चाहते थे। गौतम के माता पिता की रजामंदी के बाद तो गौतम का उमा के घर आना जाना और भी बढ़ गया। उसने जब एक दिन उमा से सिनेमा चलने के लिए कहा तो वह टाल गई। इन्हीं दिनों न्यूयॉर्क से फार्म आ गया, जो उसने तुरंत भर कर भेज दिया। रामकुमार ने अपने दोस्त को न्यूयॉर्क पत्र लिखा और गौतम की अत्यधिक तारीफ और सिफारिश की। 3 महीने प्रतीक्षा करने के पश्चात वह पत्र न्यूयॉर्क से आया, जिसकी गौतम कल्पना किया करता था। उसको PhD में प्रवेश और समुचित आर्थिक सहायता मिल गई थी। वह रामकुमार का आभारी था। उनकी सिफारिश के बिना उसको यह आर्थिक सहायता कभी न मिल पाती। गौतम की छोटी बहन का रिश्ता बनारस में हो गया था। शादी 5 महीने बाद तय हुई। गौतम ने उमा को समझाया कि बस 1 साल की ही तो बात है। अगले साल वह शादी करने भारत आएगा और उसको दुल्हन बनाकर ले जाएगा। कुछ ही महीने में गौतम न्यूयॉर्क आ गया। यहां उसे वह विश्वविद्यालय ज्यादा अच्छा न लगा। इधर उधर दौड़धूप करके उसे न्यूयॉर्क में ही दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश व आर्थिक सहायता मिल गई। उमा के 2 से 3 पत्र आए थे, पर गौतम व्यस्तता के कारण उत्तर भी न दे पाया। जब पिताजी का पत्र आया तो उमा का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। पिताजी ने लिखा था कि रामकुमार दिल्ली किसी काम से आए थे तो उनसे भी मिलने आ गए। पिताजी को समझ में नहीं आया कि उनकी कौन सी बेटी की शादी बनारस में तय हुई थी। उन्होंने लिखा था कि अपनी शादी का जिक्र करने के लिए उसे इतना शर्माने की क्या आवश्यकता थी। गौतम ने पिताजी को लिख भेजा कि मैं उमा से शादी करने का कभी इच्छुक नहीं था। आप रामकुमार को साफ साफ लिख दें कि यह रिश्ता आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उनके यहाँ के किसी को भी अमेरिका में मुझसे पत्र व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं। गौतम के पिताजी ने वही किया जो उनके पुत्र ने लिखा था। वे अपने बेटे की चाल समझ गए थे। वे बेचारे करते भी क्या, उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका था। गौतम के पास उमा की तरफ से 2 से 3 पत्र और आए। एक पत्र रामकुमार का भी आया। उन पत्रों को बिना पढ़े ही उसने फाड़कर फेंक दिया था। PhD करने के बाद गौतम शादी करवाने भारत गया और एक बहुत ही सुंदर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपना जीवन सफल समझने लगा।
उसके बाद उसने शायद ही कभी रामकुमार और उमा के बारे में सोचा हो। उमा का तो शायद ख्याल कभी आया भी हो, पर उसकी याद को अतीत के गहरे गर्त में ही दफना देना उसने उचित समझा था। उस दिन रवि ने गौतम की पुरानी स्मृतियों को झकझोर दिया था। प्रोफेसर गौतम सारी रात उमा के बारे में सोचते रहे कि उस बेचारी ने उनका क्या बिगाड़ा था। रामकुमार के एहसान का उसने कैसे बदला चुकाया था। इन्हीं सब बातों में उलझे प्रोफेसर को नींद ने आ घेरा। ठक ठक की आवाज के साथ विभाग की सचिव सिसिल 9 बजे प्रोफेसर के कमरे में ही आई तो उनकी निंद्रा टूटी और वे अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गए। प्रोफेसर ने उसको रवि के फ्लैट का फोन नंबर पता करने को कहा। कुछ ही मिनटों बाद सिसिल ने उन्हें रवि का फोन नंबर लाकर दिया। प्रोफेसर ने रवि को फोन मिलाया। सवेरे सवेरे प्रोफेसर का फोन पाकर रवि चौंक गया। मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा हूं कि तुम यहां पर PhD के लिए आर्थिक सहायता की चिंता मत करो। मैं इस विश्वविद्यालय में ही भरसक कोशिश करके तुम्हें सहायता दिलवा दूंगा। रवि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह धीरे से बोला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बरसों पहले तुम्हारे नानाजी ने मुझ पर बहुत उपकार किया था। उसका बदला तो मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर उस उपकार का बोझ भी इस संसार से नहीं ले जा पाऊंगा। तुम्हारी कुछ मदद करके मेरा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। कहने के बाद प्रोफेसर गौतम ने फोन बंद कर दिया। रवि कुछ देर तक रिसीवर थामे रहा, फिर पेन और कागज निकालकर अपनी मां को पत्र लिखने लगा। आदरणीय माताजी, आपसे कभी सुना था कि इस संसार में महापुरुष भी होते हैं, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने वाले महापुरुष अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं। मेरे लिए प्रोफेसर गौतम एक ऐसे ही महापुरुष की तरह है। उन्होंने मुझे आर्थिक सहायता दिलवाने का पूरा पूरा विश्वास दिलाया है। प्रोफेसर गौतम बरसों पहले कानपुर में नानाजी के विभाग में ही काम करते थे। उन दिनों कभी शायद आपकी भी उनसे मुलाकात हुई होगी। आपका रवि। कहानी के लेखक सुरेश कुमार गोयल।